जी अस्सलाम वालेकुम. Welcome back again, beta. So last time we were discussing I stopped on active listening, as you know, principles of active listening. मैंने कहा था मैं यहीं से दोबारा continue करूँगा. So let me continue again from the principles of active listening. So it's a sixth topic, and that is the principles of active listening. The principles of active listening. जी, so the difference between listening and active listening आपको पता ही है कि listening में हम सिर्फ स्पीकर के मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, सिर्फ उसके जो 7% जो वर्ड्स उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ बुक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. लेकिन जो एक्टिव लिसनिंग होती है, हम सिर्फ स्पीकर के वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप उसके लहजे को भी अंडरस्टैंड करते हो, लहजे के साथ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आप कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होते हो. मतलब एक्टिव लिसनिंग में आप सिर्फ मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि मैसेज के अलावा आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी और उसकी टोन से भी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो. और जो आप सीखते हो, आप उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं सीखते हो, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को अपने मुताबिक कस्टमाइज करके आप उस इंफॉर्मेशन को अपने ज़हन में बैठाते हो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो. ठीक हो गया जी. सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग, कि जहां पे आप सिर्फ मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बल्कि मैसेज से एक स्टेप आगे जाते हो, उसको अपनी लाइफ के मुताबिक इंटरप्रेट करते हो. कि आपने इसको देखा होता है, कहीं कहीं अपने ऑब्जर्व किया होता है, तो आप उसको देखते हो कि मेरी लाइफ में चीज़ कैसे अप्लाई हो सकती है, या ये चीज़ तो प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई होती है. तो जहां पे आप उसको सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अपनी लाइफ के साथ भी अटैच करना शुरू कर देते हो, अपने माहौल के साथ अटैच करना शुरू कर देते हो, अपने सराउंडिंग के साथ उसको अटैच करना शुरू कर देते हो, अपनी फैमिली के साथ उसको अटैच करना शुरू कर देते हो, या आपकी जिंदगी में जो बीता होता है, बीत चुका होता है या बीत रहा होता है, आप कहते हो यार मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही हो रहा है, मेरी लाइफ में पहले ऐसा हो चुका है, या ये तो बात उसके साथ भी ऐसे हुई है, ये बात तो उसके साथ भी ऐसी हुई है, ये बात उस कंपनी में ऐसी हुई है, ये बात उस फर्म में ऐसी हुई है, ये बात उस बैंक में भी ऐसी हो चुकी है. तो जहां पे आप उस बात को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर रहे हो, जहां पे उस इंसिडेंट को आप सिर्फ इंसिडेंट नहीं समझते, बल्कि उस इंसिडेंट को आप लाइफ के साथ रिलेट कर रहे होते हो, उस इंफॉर्मेशन को आप भी लाइफ से रिलेट कर रहे हो. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्टिव लिसनिंग. सो लेट्स गो थ्रू व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग. व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? सो 6.1 है जी, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग. ठीक है जी. सो व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं. एक्टिव लिसनिंग क्या होती है जी? सो रूट टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लिसनिंग फॉर मोस्ट पीपल इज टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. अगर पहले आपने लिसनिंग करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये सेकंड मंजिल है, पता है ना आपको, मंजिलें होती हैं, मतलब स्टेजेस होती हैं. ये पे सेकंड स्टेज है लिसनिंग की. पहली स्टेज है कि सिर्फ सबसे जो पहली जो बेसिक है वो हियरिंग है. हियरिंग के बाद फिर आप लिसनिंग करते हो. अब हम लिसनिंग की हम कैटेगरी से निकल आए हैं, अब हम उससे नेक्स्ट कैटेगरी मूव कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. दिस इज द प्रमोशन फ्रॉम द लिसनिंग, कि जिनकी लिसनिंग इतनी अच्छी हो जाती है, दे गो फॉर द एक्टिव लिसनिंग. दिस इन्वॉल्व मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज. यहाँ पे आप कंप्लीट मैसेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, बीइंग सेंड by looking beyond just a spoken word. कि जहां पे सिर्फ आप वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, बल्कि वर्ड्स से आगे निकल जाते हो. फिर आप उससे वो भी अखज़ करना शुरू करते हो जो आम पब्लिक उससे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. जो आम ऑडियंस उसको नॉर्मली अंडरस्टैंड किया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे एक लेवल अबव होती है, क्योंकि आपने उसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया होता है. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ है टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉइंट यू मे बी एबल टू recount an incident when you were speaking with someone but had no idea whether they were listening to you. अब एक मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेट अ पॉइंट. आप एक पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट करो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आई हैव नो आइडिया एट ऑल कि whether you are listening to me. ये कहना चाह रहे हैं whether they are listening to you. वर्ड बोर्ड और वो क्या बोर्ड है, अनइंटरेस्टेड है, मतलब क्या है उनका, क्या आइडिया है. क्योंकि आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वेयर यू स्टैंड,
आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको मेरे लेक्चर बोर लग रहे हैं या अनइंटरेस्टेड, आप उसमें कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और एक्चुअली द ऑपोजिट एंड वर हाईली फोकस्ड एंड इंट्रीग्यूड बाय व्हाट यू आर सेइंग, या वो हाईली फोकस्ड है। ये पहले नेगेटिव एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया कि आई हैव नो आइडिया एट ऑल कि आप मेरे लेक्चर से क्या हासिल कर रहे हो, और सेकेंडली आप मेरे लेक्चर से बहुत कुछ भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, यू आर सो फोकस्ड, यू आर सो इंटरेस्टेड, ओके, यू आर सो इंट्रीग्यूड। तजस्सुस है यार, आज सर का लेक्चर सुनना है, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद ही अब एक्टिव लिसनिंग डिस्क्राइब, ये एक्टिव लिसनिंग ये बताएगी कि आपकी सिचुएशन में active listening describe the technique you might have adopted in giving more signal as a speaker and the listener could have used to interpret your message, ठीक है। active describe, ठीक है, ठीक, in giving more, ठीक है। अब अगर मैं एक अच्छा लिसनर दूंगा, एक बात याद रखना, ये गौर से सुन लो, अगर आप अच्छे लिसनर हो तो आप अच्छा बोल भी सकते हो, अगर आप जिंदगी में अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते। जिस तरह अगर आप अच्छा पढ़ाई में अच्छा हो, इतना से लिख भी सकते हो, एक किसी ने पढ़ाई की नहीं, वो लिख ही नहीं पाएगा। तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपका सुनना अच्छा नहीं है तो आप जिंदगी अच्छा बोल भी नहीं सकते, अगर आप अच्छा पढ़ नहीं सकते आप अच्छा लिख भी नहीं सकते। तो दिस इज द पॉइंट कि जो एक्टिव लिसनिंग जो टेक्निक है वो स्पीकर को सिखाती है, देखिए कि कैसे कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है कि जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनकी एक्टिव लिसनिंग इंप्रूव हो जाए, वो एक्टिव लिसनिंग की स्टेज पे आ जाए। यहां तक ओके है जी। मतलब जो अच्छा स्पीकर होता है वो अच्छा लिसनर भी होता है, ओके। ये इट इज इम्पॉसिबल टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जिंदगी में वो अच्छे लिसनर्स नहीं है, वो अच्छे लिसनर्स हैं, वो एक्टिव लिसनर्स हैं, तो वो आपके सामने टीचर है। अगर उनकी जिंदगी में एक्टिव लिसनिंग नहीं है तो वो अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते, अच्छे प्रेजेंटर भी नहीं बन सकते। ये बात 100% ट्रुथ है, ठीक है। अब जब वो अपनी जिंदगी में अच्छे एक्टिव लिसनर्स रहे हैं, अब उनको पता होना चाहिए कि बीइंग अ स्पीकर कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, तो ऑडियंस जो है ना वो एक्टिव लिसनिंग वो कर पाएंगे। मतलब वो कौन से टूल्स, वो कौन सी डायरेक्शन देनी है उनको कि वो आपके लेक्चर में एब्जॉर्ब हो जाए या आपके लेक्चर को वो ओके एक्टिवली सुने जी, ओके। एंड दैट द लिसनर कुड हैव यूज्ड टू इंटरप्रेट, ताकि वो उस मैसेज को इंटरप्रेट, सिर्फ अंडरस्टैंड ना कर सके, इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रिटेशन इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग सिमिलर मैसेज अंडरस्टैंड होता है, और इंटरप्रिटेशन में उससे फिर एक स्टेप आगे जाता है कि जहां पे आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हो, प्रैक्टिकल चीज रिलेट करते हो। फॉर एग्जांपल, नोटिंग में इंडिकेट इंटरेस्ट एंड ओकेजनल क्वेश्चन। नोटिंग, यस सर। नोटिंग में इंडिकेट एन इंटरेस्ट, yes sir या no sir. It indicates a direction and indicates interest, and occasional question or comment communicate that you have understood. तो sometime आप occasionally आप जो है ना वो कोई comment भी कर सकते हो, occasionally आप कोई question भी कर सकते हो, तो उससे जो है ना understand होता है कि how much you are into my lecture. अगर आप मुझसे questions पूछोगे, अगर सपोज मेरे सामने आप फिजिकली मेरे सामने बैठे हो, यू आर फिजिकली इन फ्रंट ऑफ मी, आप बाबा ऐसे कर रहे हो, यस सर, देखिए, तो आई अंडरस्टूड दैट यू आर लिसनिंग टू मी। देखिए, आपकी आंखें बता देती हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है, आपके जेस्चर, आपका बैठने का स्टाइल बता देता है कि हाउ मच यू आर सीरियस इन द लेक्चर, आप लेक्चर में कितना सीरियस हो, आप लेक्चर को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो काफी हद तक बता देते हैं दैट हाउ मच यू आर इनटू द लेक्चर। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि हम मतलब जी आपको समझ आई, यस सर, आपको समझ आई, नो सर। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक को समझ आ रही, को समझ नहीं आ रही। तो ये कहना चाह रहा है कि आप इस तरह की टेक्निक्स वाज़ह करो कि जिससे ऑडियंस से आप फीडबैक ले सको कि वो कौन सी स्टेज पे हैं, उनको क्या चीज अंडरस्टैंड हुई और क्या चीज नहीं अगर अंडरस्टैंड नहीं हुई तो क्यों नहीं अंडरस्टैंड हुई, उसके पीछे क्या मुहरकात है, क्या वजूहात है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी यस, नोटिंग में इंडिकेट क्वेश्चन, ये हो चुका है सारा पैराग्राफ। उसके बाद सेकंड लास्ट पैराग्राफ इज note that it requires serious concentration जी, serious concentration and determination to be an active listener। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए जब तक आप 100% फोकस नहीं होंगे, आप पूरी जान लगा के उसको नहीं सुनोगे, तो
तो आप कभी सुन नहीं पाओगे। 50-50 वो के आप कभी नहीं सुन सकते। क्या आप साथ मोबाइल भी यूज कर रहे हो और साथ लेक्चर भी गो थ्रू कर रहे हो? ऐसा हो नहीं सकता। आप साथ बात भी कर रहे हो और आप जनाब लेक्चर भी हो नहीं सकता। अब आप मेरे लेक्चर ले रहे हो तो आपको 100% मेरे लेक्चर लेना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं वो जब आपकी बात को सुनेंगे तो 100% सिर्फ आपकी बात को सुनेंगे। वो ये नहीं होगा कि आपकी बात भी साथ सुन रहे हैं और साथ किसी और के साथ भी बात कर रहे हैं या साथ वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई, इस जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि किसी की बात सुन रहे होते हैं क्योंकि अच्छा मैं सुन रहा हूँ, सपोज फादर इज सेइंग समथिंग, मॉम इज सेइंग समथिंग, मॉम कुछ कह रही है, जी मैं अब आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बोले क्या बात, अब साथ जनाब वो मोबाइल चल रहा है और साथ बात भी सुनी जा रही है। और ये कड़ी लिसनिंग है। अब हम सिर्फ लिसनिंग पर आ गए हैं, हम एक्टिव लिसनिंग से निकल गए हैं। टेक्नोलॉजी से पहले हम एक्टिव लिसनिंग की स्टेज पर थे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यहां तक समझ आ गई? यहां तक ओके है? आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन फॉर यू। नोट दैट इट रिक्वायर्स सीरियस कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको बड़ा सीरियसली आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, एंड आपको बड़ा डिटर्मिनेशन, आपको बड़ा डिटर्मिन रहना पड़ेगा टू बी एन एक्टिव लिसनर। बी डेलिबरेट विद योर लिसनिंग, बी कॉन्शियस हो जाओ कि यार मैंने सुनना है तो सुनना है, कुछ भी हो जाए मैंने इसको सुनना है तो सुनना है, मैंने गौर से सुनना है, क्योंकि मैंने इधर उधर अपना ध्यान नहीं करना। So be deliberate with your listening and remind yourself frequently that your goal is to truly hear. आपका solely मकसद क्या है? सुनना, सुनना और सुनना। पहले hear करोगे तो listen करोगे ना। Understand and interpret what other person is saying. आपका truly मकसद है पहले hear करो, उसको फिर understand करो, फिर the next stage is to interpret the message what other person is saying. Concentrate on their message, not yours. तब जब आप उनकी बात सुन रहे हो तो उनके मैसेज पे कंसंट्रेट करो, ना कि अपने मैसेज पे कंसंट्रेट करो, ना कि अपने ख्यालात पे कंसंट्रेट करो, ना कि अपनी थिंकिंग पे कंसंट्रेट करो। यहां तो ओके होगा जी। उसके बाद ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज दी, लेट मी हैव टी, ओके जी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दी, ओके जी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट पॉइंट इज दी जी, प्रिपेयर टू लिसन। जी अगर आप माइंड ना करें, सो आई एम गोइंग टू हैव ग्रीन टी फॉर मी जी, ओके जी। सो जी, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जी यहां तक ओके हो गया? यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? आई होप सो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम। द फर्स्ट पॉइंट इज दी प्रिपेयर टू लिसन। ओके जी, 6.2 एंड 6.2 इट सेज प्रिंसिपल्स। अब हम प्रिंसिपल्स को पहले आपको मैंने डेफिनेशन बता दी व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। नाउ आई एम डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स। अब आपको पता है जो PAL होता है वो दूसरा प्रिंसिपल होता है, जो इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल होता है किसी स्कूल कॉलेज वगैरह का। सो द प्रिंसिपल इसका LES होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब हमने 1 by 1 सारे प्रिंसिपल्स को इंशाल्लाह डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट इज दी, पहला प्रिंसिपल क्या है जी? प्रिपेयर टू लिसन। द फर्स्ट वन इज दी प्रिपेयर टू लिसन, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो पॉइंट वो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो सुनने से पहले आपका माइंड 100% प्रिपेयर होना चाहिए कि यार मैं सुनने के लिए बैठा हूं। जिस तरह से अभी आप बैठे हो, BC का लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, तो अब आपका माइंड 100% इसमें होना चाहिए कि यार मैंने BC का लेक्चर गो थ्रू करना है, मैंने BC के लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब आप QM के लेक्चर में हो तो फिर आपका माइंड 100% कि यार मैंने QM का लेक्चर अंडरस्टैंड करना है, अब मैंने RT का लेक्चर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो सुनने से पहले आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका हो कि मैंने ये काम करना है। दैट इज कॉल्ड द प्रिपेयर टू लिसन। आपका माइंड पहले से क्लियर हो कि मैंने क्या करना है, मैंने इसको सुनना है, क्यों सुनना है और कितनी देर तक सुनना है, और इन बिटवीन कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं चाहिए। क्लियर जी? सो प्रिपेयर टू लिसन में क्या होगा जी? यू नीड टू गेट योरसेल्फ राइट फ्रेम ऑफ माइंड। आपका माइंड बिल्कुल राइट फ्रेम में होना चाहिए, आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इधर इधर राइट लेफ्ट ना सोचे। जो राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, तो यू आर सपोज टू जस्ट लिसन टू माई लेक्चर, नथिंग एल्स, ठीक है जी।
एंड कॉन्शियसली प्रिपेयर टू लिसन, और आपका माइंड कॉन्शियसली प्रिपेयर हो कि यार मैंने सुनना है, कॉन्शियसली मैंने ध्यान से सुनना है, ठीक है जी। सो रिलैक्स एंड कमिट टू फोकसिंग ऑन द स्पीक। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आप जितना रिलैक्स होकर सुनोगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस होकर सुनोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल जितना रिलैक्स होकर सुनोगे इतने आपको डीपली समझ में आएगा। क्लियर द माइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर थॉट्स, क्लियर द माइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर थॉट, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर कर लो डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर थॉट, वेदर इट्स वंडरिंग व्हाट द फैमिली इज अप टू, और what the weather is doing, or what might be happening in the cricket match। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो यार कि फेसबुक पे क्या हो रहा है, बाहर मौसम कैसा है, वो मैच, क्रिकेट मैच में क्या चल रहा है, वो फैमिली क्या कर रही हो। खुदा के बंदो, आप लेक्चर सुनना तो लेक्चर ही सुनो। एक टाइम पे आपका दिमाग एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकता, एक टाइम पे दो सोचें एकोमोडेट नहीं हो सकती। एक टाइम पे आपने एक ही सोचना है, जो भी सोचना है, जो भी सोचना है एक ही सोच सकते हो। एक टाइम पे आप दो चीजों को नहीं सोच सकते हो, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, क्लियर द माइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड अदर थॉट, वेदर इट्स वंडरिंग व्हाट द फैमिली इज अप टू, फैमिली क्या कर रही है जी, या वेदर व्हाट माइट बी हैपनिंग इन द क्रिकेट मैच। मतलब इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए क्रिकेट मैच में अभी क्या हो रहा है जी। आप लेक्चर में बैठे हो तो आप क्रिकेट मैच का सोच ही जा रहे हो, या फैमिली का सोच ही जा रहे हो। वो जी पीछे आग लगी तो जाकर बुझानी है, वो सोच ही जा रहे हो। भाई जी लगी है वो तुम्हें पता चल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट वन जी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इफ समथिंग एल्स इज ऑफ सच ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस, अगर कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत तंग कर रही है, आपको पता है कि यार ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको सोचना है, मुझे इसको कुछ करना है इसके बारे में, दैट यू सिंपली कैन नॉट गेट इट आउट ऑफ माइंड, आपके माइंड से वो चीज निकल नहीं रही है, देन यू नीड टू मैनेज, तब आपको सिचुएशन मैनेज करने की जरूरत है, तब आपको पता हो कि सिचुएशन कैसे मैनेज की जाती है। दिस माइट इन्वॉल्व रीप्रायोरिटाइजिंग टास्क, पर आपको अपने टास्क को रीप्रायोरिटाइज, इसका मतलब है कि आपने इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में रखा है और अनइंपॉर्टेंट को पहले रख लिया है। जो रीप्रायोरिटाइज किया है कि आपको प्रायोरिटी करनी है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले सॉल्व करो, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद सॉल्व करो। So this might involve reprioritizing tasks so that you can remove the distraction, ताकि आप distractions को ताकि आप जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो उस टाइम पे सिर्फ वही काम कर रहे हो, तभी आपकी प्रायोरिटी, मतलब अब आपकी प्रायोरिटी सही है। सपोज आपने सबसे पहले आप बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर लेना था और आज उस टाइम पे आपको ना कोई और बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, ठीक है जी। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे पहले वो वाला काम करना है, फिर मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर लेना है, ओके। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज आपको ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, लाइफ में प्रायोरिटीज आपको ऊपर नीचे थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं जी। दिस माइट इन्वॉल्व रीप्रायोरिटाइजिंग टास्क सो दैट यू कैन रिमूव द डिस्ट्रैक्शन एंड फ्री योर माइंड रेडी टू कंसंट्रेट, ताकि आपका माइंड पर 100% उसी काम में इन्वॉल्व हो एंड फोकस ऑन द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड, ताकि आप उस मैसेज को फुली अंडरस्टैंड कर सको। फॉर दोज हु फाइंड इट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट समवन इज सेइंग टू देम, दे मे बेनिफिट फ्रॉम रिपीटिंग बैक द वर्ड मेंटली एज दे आर बीइंग स्पोकन, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि वो उस टाइम में भी होते हैं, उस लेक्चर को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको भूल जाता है यार, क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का, उसके बाद वो बोर फील करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप बोर फील करना शुरू कर देते हो, फिर आप ब्रेक करते हो, फिर आप दोबारा चले जाते हो, फिर वापस आते हो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप अपने माइंड में बार बार रिपीट करो कि सर क्या बात कर रहे हैं, बार बार रिपीट करो कि सर क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक हो गया जी। तो यहाँ भी ये कहना चाह रहा हूं। उसके बाद जी, हाँ, द नेक्स्ट इज, पहला बुलेट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया जी। तो रिमूव डिस्ट्रैक्शन एंड पे अटेंशन। दूसरा क्या है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जी, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड पे अटेंशन, ठीक है जी। अब आपने उस लेक्चर के दौरान या जो भी आप सुन रहे हो उसमें, उस दौरान जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो आपकी नोटिफिकेशंस हैं, वो आपकी अदर मैसेजेस हैं, कि आप इस लिसनिंग को छोड़ के आप उन मैसेजेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, नोटिफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाते हो। खुदारा अगर तो आप फेस टू फेस बैठे हो तो मोबाइल को तो बिल्कुल क्लोज ही कर दो ना, या उसको साइड उसकी चेंज कर दो। अगर सामने भी ऐसा नहीं रखना, जब सामने रखोगे, देखो मेरे सामने कभी मोबाइल नहीं है, जब सामने भी रखोगे तो नोटिफिकेशन आएगी तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा।
ठीक है, सारी नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दो। उस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन नहीं चलेगी, कोई और मैसेज नहीं चलेगा। उस टाइम पे 100% आप जैसा नमाज पढ़ते हो, परफेक्ट एग्जांपल, नमाज के टाइम पे सिर्फ आपने नमाज, जब नमाज आपने नियत ली है तो नमाज ही पढ़नी है। अब बी में कोई कॉल कर, अब ये तो नहीं सकता कि आप नमाज, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फिर मोबाइल आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब नमाज पढ़े तो आपको फुली कंसंट्रेट करना है व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है। हर वो चीज जो आपको तंग कर सकती है ड्यूरिंग लिसनिंग, आपने हर चीज को रिमूव करना है। आज का लेक्चर जो है ना वो आपकी लिसनिंग से रिलेटेड है कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो, कोई भी लेक्चर सुन रहे हो, क्यूएम का या आईटी का या बिजनेस कम्युनिकेशन का, इंग्लिश का, तो आपने किस तरह से सुनना है। आपको कोई भी फैक्टर जो आपको फील हो कि ड्यूरिंग लेक्चर वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपने उस हर फैक्टर को रिमूव कर देना है। ठीक है जी। सो रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड मेक श्योर यू डोंट सब्सिक्वेंटली बिकम डिस्ट्रैक्टेड। हर डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दो ताकि बाद में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो वाइल लिसनिंग, जब आप सुन रहे हो। सो फॉर एग्जांपल डोंट चेक योर फोन मैसेजेस और ईमेल, स्टेयर आउट विंडो। आप बार बार ईमेल चेक ना करो, बार बार ऐसे मैसेज चेक ना करो जिनका उस वक्त कोई लिंक नहीं है, और बार बार खिड़की से बाहर देखना शुरू ना कर दो। शफलिंग पेपर और डूडल, पेपर शफल करना शुरू कर दो, या आप वैसे डूडल करना शुरू कर दो वाइल अदर पर्सन इज स्पीकिंग। जब अगला बंदा आपसे बात कर रहा हो तो आप इधर उधर आप कभी तो देखना शुरू कर दें, कभी तो देखना शुरू कर दें, दैट इज नॉट गुड एनफ। जब आपने उसकी बात सुननी है तो सुननी है। आंखों में आंखें डालना सीखो। जितना आंखों, जब लिसनिंग करते हो तो क्या करते हो, आंखों में आंखें डालते हो ना, ठीक है। आंखों में आंखें डालना मतलब है कि अब आप एक्टिव लिसनिंग की स्टेज पे आ गए। अब आप उस पर्सन को पूरा फोकस कर रहे हो, अब जो बात करेगा आप उसकी बात को पूरा ध्यान से सुनोगे जी। सो ऑल दिस बिहेवियर डिसरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑल दिस, ठीक है, एंड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बैक टू स्पीकर दैट यू आर बोर्ड, आर डिस्ट्रैक्टेड एंड परहैप्स रूड टू। ओके जी। सो अगर ऐसी डिस्ट्रप्शन बीच में हो जाती है, ऑल दिस बिहेवियर डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन, तो इससे सारी कम्युनिकेशन से, आप मेरे सामने सपोज 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं जो सुन रहे हैं लेक्चर को, किसी का भी मोबाइल बजना शुरू हो जाता है तो सारे मेरे लेक्चर को छोड़ के वो उसकी टोन को या उसकी रिंग टोन पे सारा फोकस करना शुरू कर देंगे कि यार किसी कॉल आ रही है, किसकी कॉल आ रही है। पीपल विल इमीडिएटली डाइवर्टेड फ्रॉम द लिसनिंग एंड दे विल फोकस टुवर्ड्स देयर। या जिस तरह से क्लास हो रही है, फौरन दरवाजा खुले, अचानक दरवाजा खुले और सब उन पे ध्यान करना शुरू कर देंगे। टीचर पे ध्यान कम होगा, उधर ध्यान ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है, ऑल दिस बिहेवियर डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बैक टू द स्पीकर। और स्पीकर को स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है दैट यू आर बोर्ड, आर डिस्ट्रैक्टेड, दैट यू आर नॉट बोर्ड। क्योंकि जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट, मूवी देखते हो 3 घंटे की, कैसे गौर से देखते हो, एक एक सीन देखते हो ना, कितने ध्यान से सुनते हो और देखते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। और अगर इतना ही आपका इंटरेस्ट माशाल्लाह लेक्चर्स में आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट आ जाएगा। और जितने आप ध्यान से मूवी देखते हो 3 घंटे की, अगर इतने ध्यान से आप 3 घंटे के लेक्चर गो थ्रू करो डेली बेसिस पे, ओके, तो यकीनी बात है कि आपका मेरिट सर्टिफिकेट आ जाना और आपने टॉप क्लास करना है। ठीक है, यू विल गो लाइक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट। यू आर बोर्ड, आर डिस्ट्रैक्टेड एंड परहैप्स रूड टू, और बड़े रूड हो, आप अगले बंदे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यहां तक ओके हो गया जी। The next paragraph is when possible, जी, when possible avoid the potential for unnecessary। जितना भी पॉसिबल हो आप इस तरह की डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो, जितना भी पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क इन एन ऑफिस देन यू कुड क्लोज, जिस तरह से मैं मोबाइल्स मेरे क्लोज हैं या साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट पे हैं। ठीक है, मेरे पास भी 2 मोबाइल्स हैं, मैंने उनको साइलेंट पे किए हुए। I don't keep here, क्योंकि अभी मैं यहाँ अपने सामने रखूंगा तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है जी। सो यही कहना चाह रहा है, वेयर पॉसिबल अवॉइड द पोटेंशियल फॉर अननेसेसरी इंटरप्शन। फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क इन एन ऑफिस देन यू शुड क्लोज द डोर, अपने दरवाजे को बंद रखो ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, यू शुड क्लोज द डोर ताकि जब लोग आ जा रहे हैं तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। व्हेन यू वांट टू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू लिसनिंग टू समवन, जब आप चाहते हो कि आप 100% लिसनिंग करना चाहते हो तो आपने
उस कमरे में कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, कमरे को क्लोज कर दो। जिसमें आप हमारे लेक्चर्स गो थ्रू कर रहे हो टीचर्स के, तो आप जिस कमरे में आप बैठे हो, यहाँ ये ना हो कि हर 2 मिनट के बाद कभी छोटा भाई आ रहा है, कभी सिस्टर आ रही है, कभी पेरेंट्स आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कज़न आ रहा है, तो फिर वो लिसनिंग नहीं होगी। आप एक ऐसे कमरे में बैठो, उसका दरवाज़ा क्लोज कर दो और बिल्कुल फुली कंसंट्रेट होकर फिर लेक्चर को गो थ्रू करो जी। सो यू शुड स्विच योर फोन टू साइलेंट, अपने फोन को साइलेंट पे ले जाओ, और इवन टू डाइवर्ट मोड, देन पिक अप द वॉइस मेल वंस यू हैव फिनिश द कन्वर्सेशन। ठीक है, वॉइस मेल पढ़ लो, आजकल तो वॉइस मैसेज हो जाते हैं, लोग आपको कर देते हैं, तो कोई आग नहीं लगी होती, इतनी खास आग, शैतान है जो आपको ध्यान में डालता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने आज अगर 6 घंटे मोबाइल में देखा तो पता नहीं कौन सी आग लगनी है या आग लगी होगी जो आप जाके बुझानी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब शैतानी टूल्स हैं। ओके, अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर दो, क्योंकि जब आप लिसनिंग अच्छा ऐसी बात होगी भी तो आपको वॉइस मैसेज आ जाएगा जो आप लेक्चर के बाद गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है जी, वंस यू हैव फिनिश द कन्वर्सेशन, वंस यू हैव फिनिश द लिसनिंग, उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है जी, आई एम डन विद द सेकंड प्रिंसिपल एज वेल। आप इन प्रिंसिपल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इन्हीं पैटर्न में चलना है। ठीक है, द थर्ड इज इनकरेज अदर्स टू टॉक एट द स्टार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। जी, ये भी हो गया। आप क्या जी, इनकरेज टॉक एट द स्टार्ट ऑफ जी, एट द स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है जी, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, अगर आप चाहते हो, लेट मी गो थ्रू फर्स्ट थ्रू द बुक। आस्किंग क्वेश्चंस क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। आस्किंग क्वेश्चंस क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। ठीक है जी, ठीक है जी। सो अगर आप चाहते हो कि अगला बंदा आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, okay, let me again. Asking question create a great opportunity for listening. Questions can be tailored to the listening objective, for example building rapport or obtaining information in order to achieve efficiency. Okay, encourage others to talk at the staff of, ठीक है जी। And another principle, okay, कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से, okay, जब आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है तो आपने पहले नहीं बोलना, आपने पहले नहीं बोलना, क्योंकि जब पहले बोलेंगे, अभी आपने अगले बंदे को सुना ही नहीं है, पहले अगले बंदे को सुन लो, उसकी सिचुएशन को भांप लो कि वो किस मूड में है, वो किस एटीट्यूड में है, वो किस सिचुएशन में है। आप उसकी बात को सुनोगे, उसके मुताबिक जब आप बात करोगे तो बात करने का मजा आएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप। ठीक है, इनकरेज अदर्स टू टॉक एट द स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर एक अजनबी बंदे से आपने बात करना शुरू की और आपने बात करना शुरू टॉकिंग एंड यू डिडंट लिसन टू दैट पर्सन, अब आपने उसकी पर्सनैलिटी को जज ही नहीं किया, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसका पता चलता है कि वो क्या है, वो किस मूड के साथ आया है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो मैसेज के कन्वे करना चाह रहा है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो पहले आपने नहीं बोलना, बल्कि पहले आपने सुनना है। क्योंकि जब आप पहले किसी को सुनोगे तो आपको पता होगा कि अगला बंदा क्या है, वो किस नेचर का है, उसके मुताबिक अपना मैसेज डिफाइन करोगे, उसके मुताबिक अपना स्टाइल डिफाइन करोगे, उसके मुताबिक अपनी टोन को रखोगे, उसके मुताबिक अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखोगे, तो बात बनेगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब अगले बंदे को आप जानते होंगे। तो अगर आपने पहले बात करना शुरू कर दी तो फिर आपका मैसेज मोस्ट प्रोबेबली इनइफेक्टिव हो जाएगा, आपका मैसेज वो मकसद अचीव नहीं कर पाएगा दैट इज सपोज टू बी अचीव्ड। यहां तक ओके हो गया जी। सो ये कहना चाह रहा है कि आस्किंग क्वेश्चन क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। आप उसे क्वेश्चन पूछो, आप उसको मौका दो, या ऐसी डिस्कशन स्टार्ट करो कि वो ज्यादा बोले और आप कम बोलो। क्वेश्चंस कैन बी टेलर्ड टू लिसनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिससे वो ज्यादा बोले और आप ज्यादा सुनो। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग रैपर, ताकि रिलेशनशिप पहले स्टैब्लिश हो, पहले पता तो चले भाई बंदा किस नेचर का है, बंदा कहां से आया है, उसकी नेचर क्या है, क्यों आया है,
क्यों मैसेज करना चाह रहा है, क्यों आपसे रब्ता करना चाह रहा है, क्यों आपसे रिलेशन बिल्ड करना चाह रहा है, और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंट, ताकि आपकी जो बात है वो फुली एफिशिएंट हो, फुली अंडरस्टैंड हो। ठीक है जी। सो थर्ड पॉइंट इज आल्सो डन, बी पेशेंस, ये भी हो गया। उसके बाद है जी बी पेशेंट, बी पेशेंट, सबर 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 सबर, बेसब्रा नहीं बनना। अब 1 घंटा लेक्चर सुनना है तो सुनना है, अगर बेसब्रे हो गए तो हर 10 मिनट के बाद खुजली होगी, फिर उठ जाओगे। बेसब्रा नहीं बनना। और लिसनिंग आपको सिर्फ एक दिन नहीं करनी, बल्कि इस कोर्स को कंप्लीट करने घट्टो घट भी आपको 2, 2.5, 3 महीने आपको कंटिन्यूस लिसनिंग करनी पड़ेगी। और फिर सीए करने के लिए तो आपको कितने साल, आपको कंटिन्यूसली 12 साल से लिसनिंग कर रहे हो ना, तो 12 साल लिसनिंग करने के बाद यहां तक पहुंचे हो। अब आगे 5-6 साल और लिसनिंग करोगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। ठीक है। तो बल्कि मैं आपको वो सूरत भी है, वल अस्र, जो असर वल अस्र, इन्नल इंसान लफी, हर इंसान खसारे में, हर इंसान खसारे में, हर इंसान खसारे, इल्लल्लज़ीना आम, वो इंसान खसारे में नहीं है जिसने कोई यकीन किया कि मैं ये काम करूंगा। ओके, आमनू, मैं ईमान लाऊंगा, मतलब मैं ये काम करूंगा, उसका यकीन, पुख्ता यकीन है मैं ये काम करूंगा। इल्लल्लज़ीना व आमिलु साल, फिर उसके मुताबिक वो अमल करता रहे, उसके मुताबिक पर अमल। सपोज आपने यकीन कर लिया कि आप सीए करेंगे, फिर उसके मुताबिक आप राइट एक्शन परफॉर्म करते रहे, राइट लिसनिंग करते रहे, वतवासो बिल, पर उस पर डटा रहे, डिटरमिन्ड रहे। ये ना हो कि आज फैसला किया कि मैं सीए करूंगा, कल भाग जाए, थोड़ा सा मुश्किल लगे भाग जाए। ये फिर कामयाब लोग कहना चाह रहे हैं कि इस अल्लाह पाक ने यहाँ पे कहा यह है कि हर शख्स खसारे में, लेकिन सिर्फ वो कामयाब लोग हैं। अब कामयाबी की ये परफेक्ट जो है ना वो आयत है, परफेक्ट जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ वो लोग कामयाब है कि जो ईमान रखते हैं कि हम ये काम करेंगे और फिर उसके मुताबिक अमल साले करते रहे, वतवासो बिल हक, उस पर डटे रहे, उसको कंटिन्यूसली करते रहे, जितने साल लगे उस पर हिम्मत नहीं हारी, करते रहे। वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, और उसमें दरमियान जो मुश्किलात आई, जो डिफिकल्टीज आई, जो चैलेंजेस आए, उस पर सब्र करते रहे। और अगर आपने सब्र किया तो ही आप कामयाब होंगे, चाहे आज दुनिया की बात करें चाहे आखिरत की बात करें। दुनिया की बात करें, आपने कामयाब होना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सबसे पहले आपको बिलीफ रखना है आई कैन डू इट, फिर उसके मुताबिक आपको डेली एक्शन परफॉर्म करने हैं, फिर डिटर्मिन्ड रहना है कि मैंने करना है तो करना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, करना है तो करना है, हर हाल में मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ओके, और वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र। और फिर आपको क्योंकि ड्यूरेशन लेंथी है, कई साल लग जाएंगे, तो आपको आए दिन कई इश्यूज आएंगे, आए दिन चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा, और उन चैलेंजेस को फेस करके उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनसे मुकाबला करना है, उनसे नब्र आजमा होना है, और फिर उनसे मुकाबला करके आगे निकलना है। दैट इज अ की टू सक्सेस ऑन दिस अर्थ। ओके, इसके अलावा और कोई कुंजी नहीं है टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं, हैव यू एवर स्पोकन विद समवन हु कीप्स ऑन कंप्लीटिंग योर मैसेज फॉर यू वेदर एक्यूरेटली रनिंग। कई लोग ऐसे होते हैं, इतने बेसब्रे होते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई तो आगे तो बात टोक देंगे, मतलब आपके सेंटेंस कंप्लीट कर रहे होंगे। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे, यार आप ये बात आपने कंप्लीट, अच्छा जो आप तुम ये कहना चाह रहे हो, अच्छा तुम्हारा ये मतलब है, ठीक है मैं समझ गया, मतलब ये बेसब्रे लोग। उन्होंने अभी, भाई स्पीकर को पूरा मौका दो बात करने का। जो भी शख्स ऐसा करेगा मतलब वो बेसब्रा है, बस उसकी निशानी है कि वो बंदा बेसब्रा है, याद रखना ये। ठीक है जी। दिस कैन बी हाईली इरिटेटिंग, डिसरिस्पेक्टफुल एंड कम्युनिकेट एरोगेंस एंड सुपीरियरिटी। ये बड़ा ही इरिटेटिंग है, शो करता है कि बस ठीक है मैंने गल समझ आ गई, बस सुन चुप कर जा, मतलब एरोगेंस, एक गरूर शो करता है, सुपीरियरिटी के, अपने आप को आप हाई शो करना, दूसरे बंदे को लो शो करना, उसको उसकी डिसरिस्पेक्टफुल, उसको रिस्पेक्ट ना देना। तो ये सारे नेगेटिव रिस्पेक्ट इसमें आते हैं कि आप उस बंदे की बात कंप्लीट नहीं, आप उसको बोले ठीक है मैंने गल समझ आ गई, ठीक है मुझे पता है, और मैनू पता है, ये हमारे कल्चर बड़ा सानू पता है, मतलब आप अगर बंदे की डिसरिस्पेक्ट कर दी, ठीक है, आप अपने आप को शो कर रहे हो कि मैनू पता है, मैनू ज्यादा ने दस,
Therefore never interrupt or finish a sentence first. इसलिए किसी के लिए आपने सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना, उसको let him complete the way he or she wants to complete. Be patient and allow the speaker to continue their own time. सब्र करो, हर स्पीकर डिफरेंट तरह से सेंटेंस कंप्लीट करता है, कुछ स्लोली करता है तो कुछ देर से, कुछ स्लोली करता है, कुछ फास्टली करता है, कुछ स्टोरी के थ्रू करता है तो कोई थ्योरी के थ्रू करता है, ठीक है। तो हर एक का एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट है, जिस तरह मेरा तरीका डिफरेंट है, क्यूएम के टीचर का तरीका डिफरेंट है, आईटी का डिफरेंट है, इंग्लिश का डिफरेंट है। यही ब्यूटी है। अगर सबके लहजे सेम हो जाए, अगर सबकी बॉडी लैंग्वेज सेम हो जाए, अगर सारे की एग्जाम्पल सेम हो जाए, फिर दुनिया बोर ही बोर है। जिस तरह से सिंगिंग की बात, ये जिस तरह कुरान है, कुरान की बात करें, अब हर एक डिफरेंट तरह से रिसाइट करता है, तो दिस इज अ ब्यूटी। अगर सबकी रिसाइटेशन सेम हो तो वो चीज बोर हो जाएगी। तो हर एक का कंप्लीट करने का स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है जी। ये कहना चाह रहा है कि बी पेशेंस, सब्र रखो, एंड अलाउ द स्पीकर टू कंटिन्यू ओन टाइम, उसको अपने टाइम में कंप्लीट करने दो। हर एक का डिफरेंट टाइम में कंप्लीट करने का, कुछ जल्दी करेगा तो कोई देर से करेगा। इट मे टेक देम टाइम टू फॉर्मुलेट व्हाट दे वांट टू से एंड हाउ टू से इट। कुछ जो है ना बोलने से पहले फ्रेम करते हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है वो थोड़ा सा टाइम लगा के थोड़ा सोचता हूँ। टाइम मैं भी स्टक हो जाता हूँ, कभी आपने नोट किया कि मैं बोलता हूँ मैं स्टक हो जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे ख्यालात इतने होते हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो सोचना पड़ता है कि अब कौन सी एग्जांपल कोट करूँ यहाँ पे, कौन सा आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है जी। ये कहना चाह रहा है कि इट मे टेक देम टू फॉर्मुलेट व्हाट दे वांट टू से, उनको टाइम लगता है फॉर्मुलेट करने के व्हाट दे हैव टू से एंड हाउ दे हैव टू से, एज इट डज यू टू फ्रॉम, जैसे आपको भी ऐसा समटाइम होता है, हर शख्स से ऐसा होता है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। हर के पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल कोट करनी होती है। हर सिचुएशन में या हर सिचुएशन में हर एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती, ठीक है जी। सो बी पेशेंट एंड लेट द स्पीकर कंटिन्यू ऑन टाइम। तो इसलिए सब्र रखो, उसको अपने टाइम में कंप्लीट करने दो। अ पाज इन सम सर्कमस्टांसेस, अ लॉन्ग पाज, सम टाइम बोलते बोलते कुछ स्पीकर खामोश हो जाते हैं, या वो ब्रेक ले लेते हैं, बीच में थोड़ी सी ना ब्रेक ले लेते हैं, थोड़े से खामोश हो जाते हैं, या बोलते बोलते थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं। मेन बीच पास डजंट नेसेसरली सिग्नल दैट अ स्पीकर हैज फिनिश्ड। मतलब ये नहीं कि स्पीकर फिनिश हो गया, इसका मतलब ये है कि वो कुछ सोच रहा है, सिचुएशन के मुताबिक सोच रहा है क्या कम्युनिकेशन करनी कैसे। यू नीड टू जज अ सिचुएशन केयरफुली, तो आपको केयरफुली जज करना है कि यहाँ पे बात खत्म तो नहीं हुई, तो स्पीकर ने खामोशी क्यों इख्तियार की। और मोस्टली जो खामोशी इख्तियार की उसका मतलब ये होता है यहाँ पे स्पीकर कोई बात सोच रहा है और वो सोचने के बाद बात डिलीवर करना चाहता है, तो इट्स अ गुड साइन कि वो कॉन्शियस है, वो चाह रहा है कि ऐसी बात ना हो जाए कि जो मुझे आगे चल के मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे। जी यहाँ तक ओके हो गया जी। सो आई एम डन विद दिस पॉइंट। अब यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे सारे पॉइंट रिमूव करने पड़ेंगे, एंड आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू द टोन ऑफ द वॉइस। कुछ याद आया आपको? लिसन टू द टोन ऑफ द वॉइस, कुछ याद आया कि नहीं आया? टोन क्या होती है जी बेटा, टोन क्या होती है? क्या बताया था आपको मैंने जी? What is meant by tone? Give me some idea. So listen to the tone of voice. Listen to the tone of voice. जी कहना ये चाह रहा है कि जब आप स्पीकर की बात को सुनो तो सिर्फ आपने उसके वर्ड्स को नहीं सुनना, बल्कि उसके वर्ड्स के साथ जो उसकी साउंड आ रही है उससे भी अगर आप सीखना चाहो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये क्लियर हुआ? लाइक आप साथ पारा लैंग्वेज लिख सकते हो, जो हम पहले गो थ्रू कर चुके हैं, पारा लैंग्वेज के लिसन टू द टोन ऑफ द वॉइस, के किस तरह से वो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक हुआ जी। सो इमेजिन इफ ऑल म्यूजिक यू लिसन टू वर द सेम स्पीड, वॉल्यूम एंड टोन। जरा सोचो कि दुनिया का जितना भी म्यूजिक है, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान, और ये हमारे और जो सिंगर्स हैं, आतिफ असलम, ठीक है जी, इब्रार जो है, जितने भी सिंगर्स हैं, अगर सबकी टोन, मेहदी हसन है, अगर सबकी टोन सेम होती, सेम ही म्यूजिक होता, तो क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता? क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता? जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जो तजस्सुस क्रिएट होता है, जो आप बार बार सुनते हो, किसकी वजह से सुनते हो? क्योंकि हर एक की टोन डिफरेंट है।
हर एक की पिच डिफरेंट है, हर एक की स्पीड डिफरेंट है। देखिए, देखिए, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसी को सुनते हो कि जो आपकी टेस्ट, आपकी स्पीड के मुताबिक है, आपकी टोन के मुताबिक है, आपके पेस के मुताबिक है, आपकी पिच के मुताबिक है, उसके मुताबिक ही आप उसी सिंगर को फेवरेट करार दोगे। द मैसेज एंड द मूड वुड बी प्रीटी सिमिलर वट एवर द पीस वॉज कॉल्ड। ठीक है, ठीक है। अब मैसेज सेम होता है तकरीबन हर एक में, मैसेज आपको पता है हर सॉन्ग में मैसेज सेम ही होता है, वही कहानी होती है, मैसेज तो सेम ही होता है, कोई वक्री कहानी तो नहीं होती। ठीक है, मूड भी सम हो सेम होते हैं। ओके, देन थिंक अबाउट, अगर यस, ओके, जो भी यस, जो भी हम गाते हैं, जो भी गाया जाता है उसमें मैसेज सेम होता है, आपको पता ही है। मतलब जो भी मैसेज होता है गाने में आपको पता ही है, वो सब के लिए सेम होता है। लेकिन then think about how Mozart, Beethoven, Elvis Presley and Michael Jackson all use different volume, tone, speed and pass to simulate emotion, reactions and convey varying message. ठीक है जी। अब हर एक ने देखो किस तरह से अपनी टोन को डिफरेंशिएट किया, किस तरह से उन्होंने अपने वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, किस तरह अपनी पिच को डिफरेंशिएट किया। ओके, और जब वो उस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफेंड करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे, उसका क्या रिएक्शंस आता है। तो एक स्पीकर के लिए, अब ये बुक है, कोई पर्सन पढ़ा सकता है, देयर आर मल्टीपल टीचर हु कैन गो थ्रू दिस बुक, लेकिन आपके लिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो पढ़ाने वाला है उसकी टोन क्या है। आप किसी टीचर को लाइक या डिसलाइक उसके नॉलेज की बेस पे नहीं, क्योंकि टीचर का मतलब ही उसके पास इनफ नॉलेज होता है, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है, टीचर का तो मतलब ही है, ठीक है। लेकिन आप किसी को लाइक या डिसलाइक उसकी टोन की बेस पे करते हो, उसकी पारा लैंग्वेज की बेस पे करते हो। ओके, क्योंकि टीचर का जो मोस्टली काम है वो उसके लहजे का काम है, कि वो किस तरह से सर्टन वर्ड्स को एम्फसाइज और डी एम्फसाइज करते हैं। ठीक हो गया जी। सो सिमिलरली बोथ टोन एंड वॉल्यूम, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिमिलरली बोथ टोन एंड वॉल्यूम कैन आर्गुमेंट एंड चेंज द मैसेज दैट समवन इज कम्युनिकेटिंग। आर्गुमेंट होता है कि एक मैसेज को में वजन डालना, वजन डालना। आप जिस तरह से हाँ, बच्चे को बोले जी, बच्चे को बोले जी ये मुझे कप पकड़ाओ, फिर बोलो मुझे कप पकड़ाओ। या अगेन मैंने कई दो एग्जांपल दी है, सपोज आपने दरवाजा ओपन करवाना है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है जी। या आपके पेरेंट्स, बेटा पढ़ाई कर लो। अब पढ़ाई करता है कि नहीं करता, दोनों में फर्क फील हुआ। तो ये आपके मैसेज को ऑगमेंट करता है कि जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, अगर वो मैसेज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, मतलब अब बात गुस्से में की जा रही है। मैसेज तो पढ़ाई का है लेकिन गल बड़ी गुस्से ना की जा रही है। आप प्लीज पढ़ लें या पढ़ लो, ठीक है ना, मतलब मैसेज नॉर्मल दिया जा रहा है। और जो मजे की बात है, आप लोगों को जो नॉर्मल मैसेज दिया जाता है आप उसको यहाँ से सुनते हो और यहाँ से निकाल देते हो। इस कल्चर में जो देखा गया है, पर्दा क्यों नहीं पे, फिर पढ़ाई शुरू करोगे, पर्दी क्यों नहीं पिए, फिर पढ़ाई शुरू करोगे। हमारे कल्चर में ये ऑगमेंट का बड़ा ट्रेंड है, और जब तक ऑगमेंट नहीं करेंगे तो बच्चे भी आपकी बात गौर से नहीं सुनते अनफॉर्चुनेटली। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरली बोथ द टोन एंड द वॉल्यूम कैन ऑगमेंट and change the message that someone is communicating. An effective speaker will use both tone and volume to their advantage to keep an audience attentive. ठीक है। अब जो अच्छा स्पीकर होता है, जो अच्छा प्रेजेंटर होता है, वो अपनी टोन इस तरह से रखता है, अपना वॉल्यूम इतना ऊंचा रखता है या इतना धीमा रखता है कि जिससे ऑडियंस अटेंटिव रहती है, इंस्पायर्ड रहती है, परसुएड रहती है, आपके लेक्चर में ग्रैब रहती है। थिंक ऑफ अ ग्रेट एक्टर आर द लास्ट टाइम यू वेंट टू अ प्ले। आप किसी प्ले में गए, किसी मतलब आपने कोई प्ले देखा, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान में प्ले को हम कहते हैं जो स्टेज ड्रामेज होते हैं, ओके, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का, या आपने कोई एक्टर देखा है, तो किस तरह से अपनी एक्टिंग से आपको महव करता है। और एक्टिंग में सिंपली क्या होता है कि उसकी टोन होती है, और वो उसके सामने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है उसमें वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी टोन को चेंज करता है, तो वो उसकी एक्टिंग अच्छी बन जाती है। ठीक है जी। सो हाउ वर द स्पोकन वर्ड इन द प्ले डिफरेंट टू द सेम वर्ड रिटन इन द बुक। अब जो उसके सामने जो जिस तरह से मेरे सामने बुक है, देखिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूं, लेकिन the same words I'm explaining different way.
आप टीचर के पास बुक के लिए नहीं आते हो, आप टीचर के पास उसकी टोन की वजह से आते हो। आप मेरे पास जो पढ़ने के लिए आ रहे हो वो टोन की वजह से आ रहे हो, वो लहजे की वजह से आ रहे हो। बुक तो सेम है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप टीचर के पास क्यों आते हो? क्योंकि वो उसी बुक को एक डिफरेंट टोन के साथ पढ़ाता है, और टोन आपको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि टोन 38% जो है ना आपकी उस लर्निंग में इजाफा कर देती है। ठीक है जी, बुक सिर्फ 7% करती है, और 38% जो आपकी इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, बेसिकली वो टोन के थ्रू होता है। Indeed, they were delivered by the actors in a particular way to convey a particular message. जो actors होते हैं, and I must say, आजकल जो teachers हैं, they are supposed to be the actors even. उनको पता हो कि मैसेज कैसे डिलीवर करना है। ओके हो गया जी। सो लेट मी गो थ्रू अगेन जी। जी उसके बाद है जी किधर था मैं? Yes, the last paragraph. Everybody adjusts the pitch, tone and volume of a tone in various situation. हर कोई अब सिचुएशन के हिसाब से अपनी पिच को चेंज करता है, अपने वॉल्यूम को चेंज करता है, ओके, और अपनी टोन को चेंज करता है। So you would listen out for these to interpret the emphasis or what is being said. ठीक है, so you should listen out for these to interpret, ताकि आप हर कोई अपने मैसेज को की टोन को, अपने मैसेज के वॉल्यूम को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करें, ताकि आपके मैसेज, उसका मैसेज जो है ना वो इफेक्टिवली अंडरस्टैंड किया जा सके, सुनने वाला जो है ना वो उसको प्रॉपर्ली उसको सुन सके, आपके स्टाइल को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दी वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, सो अभी कहना चाह रहा है, पहले जो बात की थी हमने 38% ने की थी, हमने लहजे की बात की थी, अब बॉडी लैंग्वेज की भी बात हुई। जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं उसमें वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, वर्ड्स के साथ वो लहजे पे भी फोकस करते हैं, उसमें पारा लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं, और पारा लैंग्वेज के साथ वो बॉडी लैंग्वेज को भी बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, बड़ा ध्यान से देख रहे होते हैं कि यार इसकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, इनके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, इनकी ड्रेसिंग कैसे है, वो सब चीज़ें आपके मैसेज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट एंड जेस्चर आर इंटेग्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता ही है, आई हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है आपकी कम्युनिकेशन का। स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स फैमिलियर विद राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज ऑन अ मोबाइल फोन विल हैव यूज वन ऑफ many smile in order to add an extra dynamic emotions to perhaps otherwise flat text message। अब आपको पता है कई स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल आप लोगों की है कि जब आप मैसेज करते हैं तो आप टेक्स्ट के साथ इमोजी भी लगा देते हैं, लगाते हैं ना, ओके। इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ यू नॉट फीलिंग हैप्पी, इमोजी लगाते हो ना, तो ये इमोजी क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो टेक्स्ट है वो कहना चाह रहा है कि टेक्स्ट इज बोर्ड, वो बोरिंग फील कराता है। लेकिन जब साथ इमोजी लगाते हो तो उसी में 4 चांद लग जाते हैं, फिर आपको वो मैसेज गो थ्रू करना, यू फील सो गुड। ठीक है जी, इमोजीज लगाते हो ना, दिन सुबह शाम इमोजीज लगाते हो जी। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, अब डिफरेंट तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। हम नॉन वर्बल, इसका सबसे पहला टॉपिक था, हम बड़ी डिटेल में गो थ्रू कर चुके हैं, उसी को दोबारा रिपीट कर रहा है विद डिफरेंट वर्डिंग, कोई नई चीज़ नहीं है, उसी को रिपीट किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज फेशियल एक्सप्रेशन, आपको बड़ा मैटर करते हैं। आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपको सारा फेस है, इनमें जो फेशियल एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी आई कांटेक्ट है। उसके बाद टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस को दोबारा रिपीट कर रहा है वो। अच्छा, इसमें वो दोनों ऐड कर रहा है, नॉन वर्बल में पता है ये दोनों चीज़ें होती हैं, पारा लैंग्वेज भी होती है और बॉडी लैंग्वेज भी होती है, दोनों ऐड कर रहा है। देन जेस्चर डिस्प्ले थ्रू बॉडी लैंग्वेज कॉल्ड द काइनेसिस, ओके। अब जेस्चर्स, ये जो जेस्चर्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि हाथों कैसे मूव करना होता है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, आर्म को कैसे मूव करना होता है, तो इसे कहते हैं काइनेसिस। इसे सेपरेट सब्जेक्ट, इसको द काइनेसिस, काइनेटिक्स से निकला है लाइक मूवमेंट, आपने बॉडी कैसे मूव करना है, आपने जेस्चर्स कैसे देना है, दैट्स कॉल्ड द काइनेसिस। ठीक है जी, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, ओके। देन फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर का प्रॉक्सिमिक्स, अगर आप डिस्टेंस मेजर करना है कि डिफरेंट कल्चर में जब पीपल टॉक विद ईच अदर, सपोज इन जापान, इन अरब कंट्रीज, इन यूरोप, या इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन सिंगापुर, so how much they keep distance while communicating with each other? So that branch of science, that branch of knowledge is called the proxemics.
ठीक है, प्रॉक्सिमिस। अगर नेट पे इसको देखेंगे यू विल कम अक्रॉस द मीनिंग आउट ऑफ इट के डिफरेंट डिस्टेंसेस को स्टडी करना, कि व्हेन यू हैव टू टॉक इन डिफरेंट कल्चर्स हाउ आर यू सपोज्ड टू कीप द डिस्टेंस। जी देन पोस्चर, पोस्चर होता है आपकी बॉडी, राइट, बॉडी पोस्चर, पोस्चरिंग, ठीक है जी। उसके बाद जी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देखिए वो भी आपका बड़ा मैटर करती हैं, वो आपकी लाइक फिजियोलॉजिकल चेंजेस। आपको पता है कि आपकी बॉडी चेंज हो रही होती है, कभी आप स्लिम हो जाते हैं, कभी थोड़े से फैट हो जाते हैं, आपके जो है ना वो डेली बेसिस पे लाइक आपकी बॉडी थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है। कभी आप कभी आप नहा के नहीं आते तो आपकी बॉडी थोड़ी डिफरेंट शेप में शो हो रही होती है, जब आप नहा धो के आते हैं आपकी बॉडी डिफरेंट में शो हो रही होती है। तो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती रहती है। अगर बीमार हो गए तो फिर आपकी फिजियोलॉजी और चेंज होने वाली है, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं समटाइम्स, तो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती रहती हैं, तो उसका भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा, उसकी भी आपकी कम्युनिकेशन बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्लियर जी, ओके जी। सो उसके बाद जी, सो द अबव नॉर्मल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू कन्वे मैसेज सच एज, ठीक है जी। अगर आप इनको आपको पता है किस सिचुएशन में आपने कैसे फेशियल एक्सप्रेशन रखने हैं, किस सिचुएशन में कैसे आपने आई कांटेक्ट करना है, किस सिचुएशन में आपने कैसा टोन और पावर लैंग्वेज को यूज करना है, आपने किस मैसेज में कैसे जेस्चर का इस्तेमाल करना है, किस जब आपने एक स्पेसिफिक कल्चर के बंदे से बात करनी तो आपने क्या डिस्टेंस रखना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा कि आपकी इमोशनल स्टेट, आप फिर सही तरीके से जो भी आपने मैसेज कन्वे करना है इमोशनल स्टेट, ओके, आप अपने जज्बात को सही तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए आप अपनी फीलिंग्स को, आप अंदर दिल की बात एक्सप्रेस कर सकते हो। कई लोग होते हैं ना जो दिल की बात कह नहीं पाते, दिल की बात दिल में रह जाती है और मौका हाथ से निकल जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, मौका हाथ से निकल गया, दिल की बात दिल में रह जाती है, ठीक है। सो उस स्टेज पे आपको ये नहीं पता होता कि आपने मैसेज कैसे कन्वे करना था, आंखों से कैसे कन्वे करना था या अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे कन्वे करना था, ठीक है जी। सो ये कहना चाह रहा है कि इमोशनल स्टेट, आप अपने अंदर की बात, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग तभी सही डिस्प्ले कर सकते हो जब आप अपने नॉन वर्बल को जानते हो गए किस सिचुएशन में मैंने मैसेज किस तरह से डिलीवर करना है। ओके जी, जिस तरह से आपकी मॉम की एग्जांपल लूँ, जिस दिन आपके साथ कुछ गड़बड़ होगी तो आपकी मॉम आपका चेहरा देख के बता देंगी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग टुडे, पूछेंगे आज खैर है क्यों है। जिस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो आप वैसे ही इतने अच्छे फील करा रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा फील, मॉम पूछेंगी खैर है आज की गल है, आज बड़ा खुश है, ठीक है। और इस एज में जब आप कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि अब आप जवान हो गए। आप कुछ ऐसी हरकतें, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि अब आप कुछ स्पेसिफिक जेस्चर ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब आप उस स्टेज में आ गए हो कि आपके पेरेंट्स कहते हैं पता चल गया कि तुम जवान हो गए, ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इमोशनल स्टेट बताना है क्वाइट इजी। फीडबैक मिलना आसान होता है। फीडबैक किस तरह से जी, कि यस मतलब आप यस इस तरह से, लाइक वो नॉन वर्बल जरूर बता रहे हैं ना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, देखिए। या किसी गुस्सा आया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बता देंगे बंदा गुस्से में, फीडबैक फौरन पता चल जाता है बंदा गुस्से में है, बंदा खुश है। आप किसी से बात करें विद इन सेकंड पता चलता है बंदे ने आपसे मुलाकात के बाद उसके एक्सप्रेशन क्या थे, उसने कैसा फील किया, उसका फीडबैक क्या था, उसका रिएक्शन क्या था। और रिएक्शन बोल के नहीं दिया जाता बल्कि रिएक्शन जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिया जाता है, आंखों के थ्रू दिया जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू दिया जाता है, आपके पोस्चर के थ्रू दिया जाता है, आपकी ओरिएंटेशन के थ्रू दिया जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद जी रेगुलेशन ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो के आपको पता होता है कि किस सिचुएशन में आपने क्या स्पीड रखनी है, आपको पता है बॉडी लैंग्वेज का, आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तो आपको पता होता है किस सिचुएशन में क्या स्पीड रखूंगा तो मेरा मैसेज सही कन्वे होगा, ठीक है। ये वही है, सारा पावर लैंग्वेज की बात है। डिफाइनिंग एंड रीइंफोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, तब आपको पता होगा कैसे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आज तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट करो रिलेशनशिप बन जाता है। निभाना इज अ मेन थिंग, और निभाने में ज़्यादा चीज़ जो काउंट होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है कि आप उसको ट्रीट कैसा करते हैं। जब आपके सामने होता है तो आप उसको टाइम कितना देते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि डिफाइनिंग एंड रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, एंड द लास्ट पॉइंट इज द रीइंफोर्सिंग और मॉडिफाइंग व्हाट हैज बीन सेड इन द वर्ड्स। रीइंफोर्सिंग और मॉडिफाइंग, ठीक है, जो आपने वर्ड्स में बोला है उसको आप
जो ज़्यादा उसको तकवीयत पहुंचाते हो, जो ज़्यादा उसको आप इन्फोर्स करते हो, जो ज़्यादा जो ऑडियंस के ज़हनों में बात बैठती है, वो आपका लहजा बैठता है या आपकी बॉडी लैंग्वेज कि आपने किस तरह, लोग भूल जाएंगे आपने क्या बात की थी, वो ये याद रखेंगे आपने किस तरह से बात की थी। आपके बात करते हुए आपके एक्सप्रेशन क्या आते हैं वो हमेशा याद रहेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है जी। बातें भूल जाती हैं, जो भी किसी ने किया वो भूल जाएगा, लेकिन वो सदियों याद रखा जाता है, या वो एटलीस्ट आप लोग सालों याद रखिए उस बंदे ने मुझे कभी, मैं उसके घर गया तो मुझे इतने अच्छे वे में ट्रीट किया था, या उसके मैं घर गया तो उसने मुझे अच्छे वे में ट्रीट नहीं किया था। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमेशा याद रहती है, ये जिंदगी भर नहीं भूलती, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन हम फौरन भूल जाते हैं। जिस तरह से आप मेरे लेक्चर्स जो है ना वो आपको भूल जाने वाले हैं, बल्कि आप कई लेक्चर तो भूल चुके होंगे शुरू के लेक्चर्स, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि मैंने आपको कैसे टीच किया था, ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में जाके, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, सो इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जाके कवर होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, ये कोर्स आपकी लाइफ से रिलेटेड है। प्लीज़ इस कोर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, इस पे आपने एक्शन भी परफॉर्म करना है, इसके मुताबिक आपकी ज़िंदगियां ढलनी चाहिए, आपकी सोचें चेंज होनी चाहिए। अगर सोच तब्दील नहीं होगी, अगर आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी, तो फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, फिर इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा एज सच नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह गोना सी यू विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम टॉपिक। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।